सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। आकांक्षा, चलो जल्दी से कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं। भाई मंजू जी, जब हमारी वो जो संकेत धुन बजती है ना, हम तभी से हमारा कार्यक्रम शुरू ही है, कर चुके हैं। लेकिन हमारे आज बातचीत का विषय है ना, हाँ, गुलदस्ते में क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कहते हैं कि भाई जो शुभ कार्य जो होते हैं, जिनके बारे में मन में थोड़ा भी ख्याल आता है कि ये कोई अच्छा काम है, कर देना चाहिए, तो बिना सोचे समझे, उसके बाद सोचना नहीं है, उसके बाद उसको शुरू ही कर देना है। इसीलिए आपने जल्दी 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 कहा कि विषय बता देते हैं। बिल्कुल, हमारे लिए तो ये बड़ा शुभ कार्य है ना, जब हम सखी सहेली कार्यक्रम करने आते हैं तो सखियों को विषय बताएं, कौन से विषयों पर बातचीत होगी, ये सब बताना हमारे लिए एक शुभ कार्य से कम नहीं। तो हम सोचते हैं शीघ्र कर दें। हाँ बिल्कुल। साथ ही साथ और एक चीज पर हम बात करने वाले हैं, मतलब जब घर में, अब देखिए, छोटे मोटे झगड़े तो लगे ही रहते हैं, है ना? नहीं होना चाहिए ना, लेकिन वही कहते हैं मंजू जी, जब ये जो छोटे मोटे ये जो होते हैं ना, झगड़े जो होते हैं, कलह नहीं, तू मैं का जो रूप रहता है, ये छोटे रहे तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे अगर ये इसने बड़ा रूप धारण कर लिया, तो कोशिश ये रहे कि घर के जो सबसे छोटे सदस्य हैं, यानी बच्चे, उन तक आंच न पहुंचने पाए। तो ये भी एक शुभ कार्य है कि अपने झगड़ों को तुरंत मिटा ले, इसको भी जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। इसके अलावा सखी विशेष के अंतर्गत हम बात करेंगे गायिका सुमित्रा गुहा की, और आज चूंकि शुक्रवार है, व्यंजन का दिन है, पालक के व्यंजन कुछ हम बताएंगे, और अगर श्रोता कुछ पालक का कुछ अलग तरह से इस्तेमाल करते हैं तो वो भी हमें बता सकते हैं कि किस तरह से पालक से वो क्या रेसिपी बनाते हैं, हमें बताइए। तो हम कोशिश करेंगे कि हम मतलब और सखियों को बताएं। मंजू जी एकदम सेहत से भरपूर ऐसी व्यंजन विधियां लेकर आई हैं। हाँ, हमेशा ही हम सोचते हैं कि सेहत का ख्याल तो सबसे पहले रखना चाहिए, कहते भी है ना कि पहला सुख निरोगी काया। तो अब देखो, जब शुभस्य शीघ्रम की हम बात कर रहे हैं, तो सेहत का ख्याल रखना ये भी बड़ा शुभ कार्य है। तो अगर आपके मन में ख्याल आ रहा है, जब पालक के व्यंजनों की बात आती है कि भाई इससे सेहत को ठीक रखा जा सकता है, तो जल्दी से जल्दी इस कार्य को शुरू कर दें आप। बिल्कुल, और कोई भी अच्छा काम करने में देर नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो लेकिन सबसे पहले हम गायिका सुमित्रा गुहा की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में जन्मी सुमित्रा गुहा को अपनी माँ से संगीत सीखने की प्रेरणा मिली और बचपन से ही वो संगीत से जुड़ी रही। शुरुआत में उन्होंने दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखा, फिर उसके बाद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी उन्होंने महारत हासिल की, और संगीत के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए वर्ष 2010 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। बिल्कुल, और यही नहीं, सुमित्रा जी ने देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी प्रस्तुतियों से शास्त्रीय संगीत का प्रचार प्रसार किया है, और बच्चों और युवाओं को शास्त्रीय संगीत के वे गुण सिखाती रही हैं। साथ ही संदेश देती आई हैं कि शास्त्रीय संगीत हमारी माँ है और हमें अपनी इस माँ से दूर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। और साथ ही वो ये भी कहती हैं कि शास्त्रीय संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमें संगीत की बारीकियों से रूबरू कराता है। शास्त्रीय संगीत हमारी भारतीय संस्कृति की पहचान है, और यदि युवा इससे दूर हो जाएंगे तो धीरे धीरे हम अपनी पहचान ही खो देंगे। इसके लिए अगर हमें अपनी पहचान को बनाए रखना है तो हमें अपनी संस्कृति से, हमारे संस्कारों से और हमारी रीति रिवाज जो चले आ रहे हैं उनसे जुड़े रहना जरूरी है। बिल्कुल। और आज संगीत के क्षेत्र में सुमित्रा गुहा एक जाना माना नाम है, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। वो बनना चाहती थी चिकित्सक, क्योंकि उन्हें लगता था कि चिकित्सक बनना ही एक ऊंचे दर्जे का काम है, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। माँ सरस्वती की उन पर विशेष कृपा थी और वो शास्त्रीय गायिका बनी। बिल्कुल, शुरुआत का पाठ तो उन्होंने माँ से ही पढ़ा था, पर औपचारिक शिक्षा की अगर हम बात करें तो 11 वर्ष की उम्र में ये शुरू हुई। उनकी गुरु थी एसआर जानकी रमन, जो कर्नाटक संगीत में सिद्धहस्त थी, और उन्होंने अपनी शैक्षणिक शिक्षा के साथ दर्शन शास्त्र में स्नातक किया। बिल्कुल, साल 1964 से उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा किराना घराने के गायक
पंडित ए कानन और विदुषी मालविका कानन से लेनी शुरू की। साल 1972 में वो ऑल इंडिया रेडियो की बी ग्रेड कलाकार बनी और इसी साल उन्होंने तिरुपति के थिरुमाला मंदिर में अपनी पहली प्रस्तुति दी। बिल्कुल, और कहते हैं आकांक्षा की यहाँ अपनी प्रस्तुति देना ये एक बहुत ही गौरव की बात है। बिल्कुल सम्मानजनक बात है। सुमित्रा जी को आकाशवाणी में 1982, 1985, 1989 और 1990 में 4 श्रृंखला समारोहों में उन्होंने भाग लिया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए कई रेडियो संगीत सम्मेलन और राष्ट्रीय कार्यक्रम हुए। 1995 में उन्हें शीर्षक मिला विदुषी और वो शीर्ष ग्रेड कलाकार बन गई। सुमित्रा गुहा संगीत की दोनों विधाओं कर्नाटक और हिंदुस्तानी शैली में पारंगत हैं और हिंदुस्तानी संगीत गायन करने वाली वो पहली आंध्र प्रदेश की महिला हैं। आलाप की गहराई, नोटों की धीमी गति और स्वरों की स्थिरता उनकी हस्ताक्षर शैली बन गई है। हाँ, ये उनकी विशेषता है, उनके संगीत की, उनके गायन की। हिंदुस्तानी संगीत के उनके प्रस्तुतिकरण में भाषाई और शैलीगत बाधाओं का कोई निशान दिखाई नहीं देता है जो दक्षिण को उत्तर से विभाजित करता हो। सुमित्रा जी ने श्रम साध्य रूप से 2 अलग अलग परंपराओं को अवशोषित किया है और प्रत्येक परंपरा से जुड़ी विभिन्न शैलियों की सूक्ष्मताओं में उन्होंने महारत हासिल की है। यानी कि वो भले ही दक्षिण से आती हैं, लेकिन फिर भी जब हिंदुस्तानी संगीत की बात होती है तो मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि जिस क्षेत्र से है वो है उसका उस संगीत पर कोई असर दिखाई दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बिल्कुल, पद्मश्री के अलावा उन्हें कई और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। साल 1991 में पश्चिम बंगाल जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें बेस्ट वोकलिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया। इसके अलावा संगीत कला केंद्र द्वारा संगीत कला रत्न, राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ संगीत शिक्षक पुरस्कार और गामा महाराज स्मृति सम्मान, साथ ही साथ राष्ट्रभूषण सम्मान, DTA एक्सीलेंस अवार्ड और संगीत विभूति सम्मान, संगीत श्री पुरस्कार, ऐसे कई सम्मानों से उन्हें नवाजा गया है। यानी बहुत सारे सम्मान है जो उनकी झोली में है, या फिर यूं कहे कि उनके अंदर जो प्रतिभा है उसको सम्मानित करने के लिए ये सारे सम्मान उन्हें दिए गए। तो आज सुमित्रा गुहा जी के बारे में हमने ये बातचीत की, और जब शास्त्रीय संगीत की बात आती है तो क्यों ना कुछ इसी तरह का एक गीत सुन लिया जाए, और शुभस्य शीघ्रम, जल्दी से सुनते चलते हैं। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में गजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे।
मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनन छूम छूम चनन, क्रांता 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 धा धा धा, मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका, मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। सरे सगरे मग पम ध पनि ध सा नि रे सा रे सा नि ध पम प ध नि सा रे सा नि ध पम प ग म ध प ग म रे सा। मधुबन में राधिका नाचे रे, सा 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 नि ध पम प ध प ग म रे सा नि रे सा सा ध ग म सा ध नि ध सा। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका। ओते नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना नादर दिरता नीता धारे। ओते ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर धीर धीर, तिरकिड़ता के तुम तिरकिड़ता का तिरकड़ तिरकिड़ता धाने नादर दिरता नीता, ओधे नादर दिरता नीता, ओधे नादर दिरता नीता धार धीम धीम ताना ना। कोहिनूर फिल्म का ये गीत हमने सुना आकांक्षा, और सुनकर बड़ा मजा आया। सचमुच शास्त्रीय संगीत के उस माहौल में हम चले गए थे। हाँ। और अब एक कार्यक्रम में छोटा सा अंतराल हम ले लेते हैं और उसके बाद आगे अपनी बात को जारी रखेंगे। अंतराल के बाद हम फिर उपस्थित हो गए हैं आकांक्षा, कार्यक्रम लेकर सखी सहेली। हाँ बिल्कुल। और देखो, झगड़ा जब होता है घर में तो बच्चों को किस तरह से प्रभावित करता है, इस विषय पर हम बात करेंगे। और बच्चों की जो परवरिश है वो कोई मामूली काम नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि क्या है, बड़े हो जाएंगे, सभी के बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, काफी नाजुक सा उनका मन होता है। और मंजू जी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहा भी करते हैं कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ थोड़ी बहुत खटपट खटपट, मतलब वो जो आवाज है ना, वो तो होती ही है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि उन आवाजों से वो आवाजें कहीं इतनी ना बढ़ जाएं कि घर के जो बाकी सदस्य हैं उनको प्रभावित करें। वो प्रभावित होने लगे। हाँ, और विशेष तौर पर जब बच्चों की बात आती है तब बहुत ख्याल रखना जरूरी है। क्यों कि क्या होता है, बच्चों का मन बहुत नाजुक होता है, और दूसरा उस समय वो बढ़ते हुए बच्चे होते हैं, बढ़ती उम्र होती है उनकी, उन्हें समझ नहीं होती क्या करना है क्या नहीं करना है, या इन परिस्थितियों से किस तरह से निपटना है। और उस समय बहुत सारे विचार उनके मन में चलते रहते हैं, उस समय वो बहुत सारी चीजें सीखते रहते हैं। और ऐसे में जब वो झगड़े भरा माहौल घर के अंदर देखते हैं तो उनके विकास पर
उनके दिमाग पर इन बातों की एक गहरी छाप पड़ जाती है, और बचपन में ये जो छाप पड़ती है ये आगे तक भी स्थायी रूप से हो जाती है। बिल्कुल, ये छोटी छोटी जो बातें होती हैं, बड़ों का हो सकता है इस ओर ध्यान न जाए, लेकिन जो बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं मन ही मन वो कुंठित होने लगते हैं या तनाव का शिकार होने लगते हैं, और उनके मन पर जो असर हो रहा है उसको हो सकता है घर के बड़े भाप ना पाए, लेकिन वो आगे चलकर एक कहते हैं ना, आगे चलकर एक जो लंबा उन्हें जीवन जीना है, आगे चलकर उनके पूरे लाइफस्टाइल को, यानी उनके पूरे जीवन को वो प्रभावित करेगा। और हमारे जो श्रोता हैं वो भी कह रहे हैं कि बच्चों को आसपास की बातें बहुत प्रभावित करती हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाई होना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता है, लेकिन जब ये लड़ाई काफी बढ़ जाती है और रोज बरोज गाली गलौज, मारपीट और हंगामा होता है, तो इसका बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। बच्चों के मन में डर बैठ जाता है और असुरक्षा की भावना उनमें पैदा हो जाती है। तो पेरेंट्स के आपसी झगड़ों का बच्चों पर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है। इससे उनका शारीरिक मानसिक विकास भी रुक जाता है। पेरेंट्स के लगातार झगड़ों की वजह से बच्चों में पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी पैदा हो सकता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा न करें। बिल्कुल ना करें। और होता क्या है कि जो उनके मन में बात होती, कई बार होते उनकी कुछ समस्याएं होती है, माता पिता से वो कहना चाहते हैं, लेकिन वो उन झगड़ों से इतने डर जाते हैं कि वो अपनी समस्याओं के बारे में बता ही नहीं पाते माँ बाप को बिल्कुल कि हमें ये चाहिए या ये समस्या है, और इस तरह से उनकी वो समस्या सॉल्व हो ही नहीं पाती है, और उनका असर एक लंबे समय तक चलता रहता है, और वही बातें उनके प्रभाव में वो आ जाते हैं, और उनकी पर्सनालिटी में वो बातें हमेशा के लिए दिखने लग जाती है। यही बच्चे जब बड़े होते हैं तो बहुत विद्रोही हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप से जो सहयोग उन्हें चाहिए था, जिस समय चाहिए था, वो नहीं मिलता है, और फिर जब बड़े होते हैं तो वो माँ बाप से बहुत नफरत करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्यार भरा माहौल मिला ही नहीं। बाद में हम बच्चों को दोष देते हैं कि ये देखो माँ बाप से नफरत करते हैं, माँ बाप से बात नहीं करते, उनको सहयोग नहीं करते, सेवा नहीं करते, लेकिन इसके पीछे कई बार घर का वातावरण बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। बिल्कुल। तो और ऐसा भी कई बार होता है कि जो माहौल बच्चों ने बचपन में देखा हो वही उन्होंने अपने व्यक्तित्व में आत्मसात कर लिया हो। बड़े होते होते उनमें भी चिड़चिड़ापन बढ़ने लगे, या किसी कहते हैं ना, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते समय हमेशा अपने आप को एक सर ऊंचा रख के बात करना, या किसी भी नॉर्मल सी बात पर भी झल्ला जाना, या किसी भी बात का हमेशा तुनक कर ही जवाब देना। उन्हें लगता है कि ये बड़ी नॉर्मल सी बातें हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा वही माहौल देखा है, जबकि ये ऐसा सही होता नहीं है। और ये भी होता है आकांक्षा कि जब घर में बड़े लोग झगड़ा करते हैं, तो जब झगड़ा करते हैं तो गुस्से में आते हैं वो, जाहिर सी बात है कि झगड़ा कर रहे हैं मतलब गुस्सा तो उनके अंदर है ही, और एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, और उसी समय अगर बच्चे ने कुछ बात कही या बच्चा आपके सामने आ गया तो वो अपना पूरा का पूरा गुस्सा उस बच्चे के ऊपर उतार देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यहीं एकदम आसानी से हम अपने गुस्से को उतार सकते हैं, क्योंकि बच्चा बेचारा कुछ बोलेगा नहीं। तो ये जो बात, बच्चों को क्या लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, ये बात भी उनके मन में आ जाती है। और जब वो बाहर की दुनिया देखते हैं, स्कूल में जाते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो बाहर की दुनिया से जब उनका वास्ता पड़ता है, लोगों से मिलते हैं, तो वो भी वहां जाकर के कहीं ना कहीं ऐसा ही करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये उनकी पर्सनालिटी में आ चुका है ऑलरेडी। तो वो जब बाहर की दुनिया के लोगों से बात करते हैं, तुरंत छोटी सी बात पर वो चिढ़ जाते हैं और अपना गुस्सा होता है, यानी कि उनका पूरा जीवन ही व्यक्तित्व है उनका पूरा बिगड़ जाता है। क्यों? कि घर में उन्होंने बचपन से झगड़े देखे हैं। तो देखिए इसका असर कितना लंबा चलता है। और जो विशेषज्ञ हैं वो मानते भी हैं कि जो बच्चे अपने घर में अक्सर ही ये माहौल देखा करते हैं या उसी में पलते हैं, बढ़ते हैं, वो बाहर जब निकलते हैं या स्कूल वगैरह में, वो कहते हैं ना, एकांत में रहना पसंद करते हैं। किसी से उन्हें बात करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता, या तो फिर हमेशा डरे हुए रहना ये उनके स्वभाव में आ जाता है, या तो फिर किसी भी चीज़ों में, मतलब जो स्कूल की अन्य गतिविधियां होती हैं या अन्य बच्चों के साथ मेल जोल बढ़ाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं रहता। उन्हें लगता है कि हम जब अकेले रहेंगे हम तभी सुरक्षित रहेंगे।
एक अपने आसपास एक कहते हैं ना एक बर्फ सी जमा रखी होती है। बिल्कुल, हाँ, तो ये सब असर होता है घर के माहौल का। और कई बार जब बात बहुत हद से आगे बढ़ जाती है तो बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, यहाँ तक कि बच्चे बहुत डरे डरे से रहने लगते हैं, किसी से वो बात नहीं करेंगे और कभी कभी उन्हें कुछ मानसिक रोग भी हो जाते हैं इन सब बातों की वजह से, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। जब मन के अंदर ही अंदर वो भावनाओं को दबा करके रखते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो सारी भावनाएं फूटकर बाहर निकलती है और तब उन्हें हो सकता है कि कुछ मानसिक रोग भी हो जाए, तब उन्हें चिकित्सक की सहायता की बहुत जरूरत पड़ जाती है। तो हमारा कहना यह है कि बातों को इतना आगे ना बढ़ने दिया जाए कि घर में इस तरह से बच्चों के सामने झगड़े करना या फिर अपना गुस्सा बच्चों के ऊपर निकालना, बार बार बच्चों के सामने झगड़ा करना और उनकी बातों को ना सुनना, उनकी बातों को नजरअंदाज कर देना, ये सारी बातें बच्चों के लिए बड़ी घातक हो सकती है। इसलिए अगर आपके बीच झगड़े हैं तो ये केवल और केवल आपके बीच रखिए या फिर एकांत में कीजिए जब बच्चे ना हो और इनका असर बच्चों के ऊपर ना होने दें। बिल्कुल, और यही उनके शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी भी है। हमारे श्रोताओं के और कमेंट्स भी बहुत सारे आए हैं, लेकिन उससे पहले गीत सुन लेते हैं हम। गुलाबी गुलाबी हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी, आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी, ओ मैंने प्यार किया। बढ़ गई और दिल की बेताबी बेताबी हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, ओ मैंने प्यार किया। बन बन डोले उमरिया शबाबी शबाबी हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी, इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी, ओ मैंने प्यार किया। कोई
लाजवाबी लाजवाबी दिल की हालत शराबी शराबी निगाहों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी ओ मैंने प्यार किया हाय हाय क्या जुर्म किया ओ मैंने प्यार किया हाय हाय क्या जुर्म किया इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी हाय 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 दिल की हालत शराबी शराबी इन आँखों का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना आकांक्षा हमने सुना। और गीत सुनने से पहले हम झगड़ों की बात कर रहे थे, घर परिवार में होते हैं, तो इसी संदर्भ में हमारी एक श्रोता ने एक बात लिखी है कि आपसी झगड़े का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे ही होते हैं। और ऐसा नहीं कि अपने ही बच्चे, अगर माता पिता टीचर हो तो सबसे पहले स्कूल के बच्चे शिकार होते हैं। देखो कितनी गंभीर बात है ये कि जो टीचर होता है पूरी क्लास के इतने सारे बच्चों को संभालते हैं, वो खुद ही अगर परेशान होंगे तो उनका असर बच्चों पर किस तरह से होता है। आगे लिखा है इन्होंने कि मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, एक टीचर ने मेरे बेटे को पूरी तरह से टारगेट बना लिया था, रोज ही क्लास में आकर उसको क्लास से बाहर कर देती थी। जब दूसरी टीचर आती तब भी यही करती। बेटा बहुत परेशान रहने लगा। तब मैंने पूछा तो पता चला, फिर से स्कूल गई, उन टीचर से मिली, गलती पूछी तो कोई सही जवाब वो नहीं दे पाए, फिर उन्हें समझा कर आई, तब जाकर के कहीं कुछ सुधार आया। यानी कि छोटी जो घर की बात थी, हाँ, उसका असर देखिए कहाँ कहाँ और किन किन पर पड़ा। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि वो झगड़ा जिसे अच्छे अंजाम तक लाना हो, मुश्किल उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही बेहतर होगा। चलो एक बार फिर से हिलमिल के रहना समझे हम दोनों। तो अगर हिलमिल के रहने जैसी अगर बात हो जाए तो इससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती है। भाई पति पत्नी के बीच विवाद हो तो इसका असर बच्चों पर पड़ता है। दोनों एक दूसरे को गलत साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। माता पिता ये भी नहीं सोचते कि इसका बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। घर के तनाव का बच्चों पर बहुत बुरा असर होता है। उनके अंदर से सारा जो आत्मविश्वास है वो खत्म हो जाता है और प्यार लगाव उन्हें घर से नहीं मिलता तो वो उसे बाहर खोजते हैं और कई बार इस चक्कर में वो गलत संगत में चले जाते हैं। ऐसे में पति पत्नी को बंद कमरे में अपने विवाद सुलझाने चाहिए, बच्चों के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। छोटी बड़ी नोकझोंक सभी में हो सकती है, लेकिन बच्चों के सामने अपने आप पर नियंत्रण रखना एक समझदार पति पत्नी की निशानी होती है। ये हमारे एक श्रोता कह रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता ये भी लिख रहे हैं कि झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है, झगड़ा बढ़ने से पहले ही उसे छोड़ देना उचित होता है। और एक श्रोता ने भी यही बात लिखी है कि स्कूल मतलब माता पिता में के बीच अगर झगड़े होते हैं और स्कूल में अगर शिक्षक हैं तो किस तरह से वो बच्चों के ऊपर गुस्सा निकालते, उस बारे में भी उन्होंने एक बात लिखी है कि किस तरह से गाँव के अंदर वो टीचर थी और किस तरह से वो अध्यापिका अपने बच्चों पर गुस्सा निकालती थी। तो भाई हमारा ये कहना है कि इन झगड़ों से दूर रहें और विशेष तौर पर बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों के सामने बिल्कुल झगड़ा ना करें। और अब कार्यक्रम में समय हो चला है एक अंतराल का, तो अंतराल के बाद फिर से हम हाजिर होंगे। आकांक्षा कहते हैं कि शुभ कार्य का जब भी मन में संकल्प आए तो तुरंत करना चाहिए। और इसी संदर्भ में हमारी एक श्रोता ने ये बात लिखी कि कहा गया है कि शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, अर्थात अच्छे काम को जितना जल्दी हो सके कर डालें और बुरे काम को जितना भी टाल सके टालते रहें। समय गुजर जाने दें। यदि हम शुभ कार्य को जल्द नहीं करेंगे तो हम उस क्षण को चूक जाएंगे जो वापस नहीं आता है और हम किसी नेक काम अथवा पुण्य अथवा उसके अच्छे परिणाम से वंचित रह जाएंगे। और आगे ये लिखती कि शुभ काम शीघ्र करना और अशुभ काम न करने की जो शिक्षा हमारी आध्यात्मिक संस्कृति देती है उसका तात्पर्य व्यक्ति को सकारात्मक बनाना है, क्योंकि सकारात्मक
विचार ही व्यक्ति को अच्छे काम करने की प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो शुभ आशय के जो काम होते हैं उनको तुरंत शुरू करके अंजाम दे देना है। ये नहीं सोचना है कि मतलब अगर संकल्प ले लिया है तो चलो थोड़ी देर बाद कर देंगे या कल करेंगे। वो कहते भी है ना मंजू जी, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, तो और शुभ कार्य की जब बात आती है तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा नेक काम करना वही शुभ कार्य होता है। वो शुभ कार्यों में बहुत सारी बातें आती है। अगर आपने ये सोच लिया है कि अब मैं अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखूंगा तो आज से ही शुरू कर दीजिए, तो ये भी तो शुभ कार्य है। या फिर आज से मैं अपनी मम्मी के काम में मदद करूंगा थोड़ी, क्योंकि मम्मी दिन भर काम करती करती थक जाती है, तो छोटे मोटे काम मैं कर दिया करूंगी या करूंगा, तो उस काम की आप शुरुआत कर दीजिए। ज्यादा सोचे ना उसके बारे में, थोड़ी थोड़ी आप मदद करेंगी तो माता जी भी खुश हो जाएंगी आपकी, है ना। और उनपे जो थोड़ा भार है कामकाज का वो भी हल्का हो जाएगा। भाई मंजू जी, हमारी जो दिनचर्या है ना, एक तरह से कह सकते हैं आज की जो लाइफस्टाइल है वो इतनी दौड़ भाग वाली है कि सांस लेने की फुर्सत नहीं है हम इंसानों के पास। हम दूसरों के बारे में सोचते नहीं हैं। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। हमें लगता है कि केवल हम ही व्यस्त हैं, हमारे ही पास काम है और बस जो है हम ही है, और अगर ध्यान रखना है तो हम अपना रखें, दूसरों का ख्याल दूसरे रख लेंगे। तो भाई ऐसे में जब हमारे पास फुर्सत नहीं है अपने बारे में और मतलब दूसरों के बारे में और अपने बारे में सोचने की, तो कई छोटी छोटी चीजें होती हैं जो जिन्हें हम सिरे से मतलब दिमाग में आती हैं लेकिन वो खारिज हो जाती हैं। सिर्फ ये बहाना ये होता है, हवाला ये होता है कि हमारे पास समय नहीं है। तो भाई जैसा आपने कहा कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, तो सुबह 10 मिनट अपने लिए निकालिए, शुरुआत करिए। और शुरुआत करने में देर मत करिए। अब आप संकल्प लीजिए कि सुबह 10 मिनट ही सही हम टहलने जरूर उतरेंगे, है ना। तो ये एक अच्छी शुरुआत भी है। बिल्कुल शुरुआत हो जाएगी। और ऐसे छोटे छोटे अनेक कार्य हैं जिसके लिए कोई बड़ा अवसर ढूंढना पड़े ऐसी कोई बात नहीं। जैसे आप रोड पर जा रहे हैं, कोई वृद्ध व्यक्ति आपको दिखा जिनके हाथ में सामान है और उन्हें उठाने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो क्यों ना आप एक थैला उनका उठा लें और उनके साथ चल दें, थोड़ी दूर तक उनका साथ देते तो उनका काम हल्का हो जाएगा। कई बार वो रोड क्रॉस करने में उन्हें बड़ी परेशानी आती है, तो रास्ता उन्हें पार करवा दें, देखिए वो खुश हो जाएंगे। ऐसे छोटे छोटे काम करने से, लोगों की मदद करने से हमें भी खुशी मिलेगी और दुआएं भी हम ले लेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे अच्छे कामों की शुरुआत आप कर दें, बहुत बड़े अवसर की तलाश में ना रहें। कभी कभी ऐसा भी होता है ना मंजू जी कि हम सोचने लग जाते हैं कि मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, एक कदम बढ़ाया जाए या ना बढ़ाया जाए। और इसी उधेड़ बुन में होता क्या है कि वो जो समय है, जिस समय उस व्यक्ति को सच में जरूरत होती है मदद की, वो समय निकल जाता है। और समय निकलने के बाद अगर आप मदद देते भी हैं तो उसका उतना महत्व नहीं रह जाता। तो इस तरह से इसके अलावा और भी दूसरे काम हो सकते हैं, जैसे कि शुभ काम और ये भी हो सकता है कि अभी देखिए दीपावली की सफाई हम करना अब शुरू करेंगे। अब बहुत सारी चीजें हमारे हाथ आएंगी जो हमारे काम नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी हमारा मन करता है कि रख लें। क्यों ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप सोचे कि चलो हमारे नहीं काम आ रही तो किसी और को देने से अगर उनका काम बन जाता है तो क्यों ना दे दिया जाए, तो ये भी एक शुभ कार्य होगा, है ना। तो इससे भी किसी की मदद हो जाएगी। आपके घर में कोई सहायक हैं, काम करते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई में अगर दिक्कत हो रही है तो क्यों ना आप उन्हें थोड़ी पढ़ाई लिखाई की मदद कर दें, ये भी एक शुभ काम होगा। और इसकी शुरुआत कर दें। एक पहला पाठ अगर आप पढ़ाना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे अंतिम पाठ तक भी बारी आ ही जाएगी। हमारी एक श्रोता भी कह रही है कि शुभस्य शीघ्रम। बहुत दिनों बाद ये वचन सुनने में आया। कहा जाता है कि कुछ भी अच्छा कर्म करना हो तो शीघ्रता शीघ्र कर लो। ये मन बड़ा बेईमान है, कब बदल जाए देर नहीं लगेगी। किसी को प्यार करना, दान देना, मदद करना या कोई भी अच्छे काम हो झट से कर डालो। बिल्कुल सही बात है कि अगर देर करेंगे तो शायद मन पलट सकता है। और ऐसा होता है कि हम एक पल को सोचते हैं कि अब बस कल से तो ये काम करेंगे, लेकिन उस कल से अगर आपने वो काम नहीं किया तो उसके बाद आलस घर कर जाता है और उसके बाद वो हमारा जो संकल्प है वो भी कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। तो इसके लिए अगर मन में आया है तो देर ना करें, जल्दी से जल्दी उस काम को निपटा लें। और जैसा हमारे श्रोता ने लिखा भी कि अगर आप वो शुभ कार्य नहीं करते हैं तो उसके जो शुभ परिणाम होते हैं उससे भी तो हम वंचित रह जाते हैं। तो इसके अलावा जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात कही कि आप अपनी मम्मी के काम में थोड़ी सी मदद करेंगे, तो वो मदद आप एक करेंगे लेकिन उसकी वजह से
आपकी मम्मी को जो सहायता मिलेगी उसकी वजह से उनके मन में भाव आएंगे, आपके प्रति प्रेम के भाव आएंगे, वो बहुत सारे आपको आशीर्वाद देंगी और उनके साथ काम करते करते आपको जिंदगी के कई पाठ भी आप पढ़ पाएंगे, बहुत सारे उनके अनुभव की बातें हैं वो भी आप सीख पाएंगे। तो इस शुभ कार्य को अगर आपने नहीं किया तो इन इतने सारे लाभों से आप वंचित रह जाएंगे। और ये जो शुभ से शीघ्रम वाली जो बात है वो करने के लिए किसी बड़े मौके की तलाश, मतलब कोई बड़ा दिन आएगा ये ना सोचें, बिल्कुल, बल्कि कई छोटे छोटे मौके आते हैं, उसी में उन मौकों को हमें पहचानना है ना। पहचानने की हम भूल कर देते हैं, हम सोचते हैं ठीक है ना, देखेंगे कर लेंगे, ये नहीं। जब छोटा सा मौका, अब जैसे आप रोड पर चल रहे हैं तो क्या कोई वृद्ध व्यक्ति आपको रोज दिखाई देंगे, लेकिन जिस क्षण पर आपको दिखाई दे तो आपके मन में आना चाहिए कि नहीं मैं इनकी थोड़ी सी मदद कर दूं, और उस काम को उस समय तुरंत कर ही लेना चाहिए। कई चीजें होती हैं, किसी ने आपका कोई काम कर दिया तो धन्यवाद देने से ना चूकें। साथ ही साथ अगर आपको किसी की तारीफ करनी है तो ये ना सोचें कि करूं या ना करूं, मन में आया है तो तारीफ कर ही दीजिए। सामने वाले व्यक्ति को भी थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। और इसके अलावा कभी कभी जब हम अपने घर में अपनी अलमारी का दरवाजा खोलते हैं, कपड़े कुछ उलट पुलट से दिखते हैं या गिरते हुए नजर आते हैं, हम सोचते हैं अरे बहुत अलमारी बहुत अस्त व्यस्त हो गई, इसे मुझे जमाना है। तो जिस क्षण ये ख्याल आए कि मुझे जमाना है, उस क्षण से उस काम की शुरुआत कर दीजिए। तो देखिए कुछ ही देर में या 1-2 दिन में तो आप उसे कर ही लेंगे। तो ये भी एक शुभ कार्य है कि आप अपने घर में साफ सफाई रखना चाहते हैं, स्वच्छता रखना चाहते हैं और घर को जमा जमाया देखना चाहते हैं। अगर ऐसा चाहते हैं तो इस काम की भी धीरे धीरे शुरुआत कर ही लें। और कई बार क्या होता है ना, काम बहुत बड़ा होता है तो हम जब उसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो दिमाग में कुछ उथल पुथल सी मची रहती है, सोचते हैं बाप रे इतना बड़ा काम है ये कब होगा। लेकिन जब आप उसकी एक कोने से शुरुआत कर देते हैं तो धीरे धीरे अंत तक पहुंच ही जाते हैं। तो इसके लिए आप शुरुआत कर दीजिए, तो देखिए अंत उसका आएगा ही जरूर। बिल्कुल आएगा। कहने का मतलब यही है कि किसी भी अच्छे काम को अगर आपने करने की ठानी है तो मुहूर्त मत खोजिए, उसे तुरंत शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। और अब एक बात और है कि जब संगीत की बात आती है तो हम जल्दी से जल्दी ये गाना सुनवा देते हैं। कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो जागी मुझे सो गई अखियाँ। अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, पल में पराई देखो हो गई अखियाँ, मैं तो जागे मुझे सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो
उजियारा छाया, जगमग दीप संजो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागे मोरी सो गई अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागे मोरी सो गई अखियाँ। अनुराधा फिल्म का ये गीत हमने सुना और हमारी भी अखियाँ कुछ पालक के व्यंजनों को खोजने में लग गई थी आकांक्षा इस दौरान। हमारी एक सखी है, उन्होंने हमें पालक के कबाब के बारे में लिख करके भेजा है कि पालक के कबाब, पालक की पत्तियों को अच्छी तरह धो लें, धोकर साफ कर लें और इसे स्टीम कर लें। इसे कढ़ाई में उबलते पानी के ऊपर जाली रखकर स्टीम कर लें। जब ठंडी हो जाए तो दोनों हाथों से मसल लें या मिक्सी में से पीस लें और इसमें अरारोट पाउडर या ब्रेड क्रम्ब मिला लें। उसके बाद में हाथ में एक गोली लेकर, यानी जब ये मिलाएंगे हम अरारोट का पाउडर या ब्रेड क्रम्ब जो भी मिलाएंगे तो थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद इसकी छोटी छोटी गोली बना ले और एक गोली बीच में हाथ के बीच में रखें और चीज़ का एक टुकड़ा उसके बीच में डाल दे। और इसमें कोई और दूसरी अगर फिलिंग, आप आलू की कोई फिलिंग डालना चाहे, आलू मटर का कोई अच्छा सा एक मिश्रण डालना चाहे तो वो भी हम डाल सकते हैं। और उसके बाद में इसका मुंह बंद कर दें, यानी कि छोटी छोटी गोलियां बन जाएगी जिसके बीच में कोई फिलिंग होगी। और उसके बाद इसको फिर से हमें ब्रेड क्रम्स में लपेटना है, और अगर ब्रेड क्रम्स नहीं तो आप सूजी में भी लपेट सकते हैं। उसके बाद में एक नॉन स्टिक तवा लें और इसमें आप शेलो फ्राई कर लें, चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें। और मुझे लगता है कि ये जो स्टार्टर के रूप में अगर इस चीज को खाया जाएगा, जब भोजन से पहले हम छोटा सा कुछ खाते हैं ना, तो ऐसी छोटी छोटी ये गोलियां अगर स्टार्टर के रूप में खाई जाए तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो मंजू जी, शुभ से शीघ्रम आज बनाया जाएगा। हाँ, आज बनाया जाएगा, कोशिश की जाएगी। और वैसे भी आकांक्षा, देखो ये बारिश के जो 4 महीने होते हैं जी, तो हम हरी पत्तेदार सब्जियां खाना इसमें ज्यादा करके सोचते हैं कि नहीं खाया जाए, लेकिन अब बारिश लगभग जाने का समय हो चुका है और चूंकि बारिश की वजह से खेतों में हरियाली छा जाती है उसके बाद में, और अब इस वक्त आने वाले दिनों में हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत सारी आने लगती है और हम इसे खाने की शुरुआत भी करते हैं, है ना। तो अब आने वाले दिनों में मेथी, पालक, ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी। तो पालक जब आएंगी तो ये आप बनाना जरूर याद रखें। तो पालक की सब्जी सुनी थी, पालक के पकौड़े भी सुने थे, हाँ। और पालक के पराठे भी सुने थे, है ना। बिल्कुल। पालक की बर्फी भी बनती है। अच्छा। अरे वाह, क्या बात है। अगर कोई मीठी रेसिपी पालक की बनती है तो जरूर हमें बनाना चाहिए। तो चलिए सामग्री नोट करिए। बारीक कटा उबला पालक 1 कप, 3 बड़े चम्मच देसी घी ले लीजिए, साथ ही साथ 1 कप दूध, दानेदार मावा 2 बड़े चम्मच, चीनी 3/4 कप, या फिर जितना मीठा अगर आप कम करना चाहें तो कम ज्यादा किया जा सकता है। बिल्कुल। कटे बादाम और काजू, सूखे कटे मेवे ले लीजिए आप, और चांदी का वर्क थोड़ा सा सजाने के लिए। अब बनाने का तरीका ये है कि कढ़ाई में देसी घी गर्म करें, पालक डालकर 3-4 मिनट तक उसे भून लेना है। बिल्कुल। फिर दूध, मावा और चीनी डालकर इसे पकाना है। जब ये जो मिश्रण है ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो जो कटे हुए सूखे मेवे हैं ना, बादाम है, काजू है, पिस्ता, ये सब लगातार ये डालें और लगातार चलाते रहें और पकाना है इसे। जब ये मिश्रण घी छोड़ने लगे तो आंच से उतार कर एक ट्रे में चिकनाई लगाकर ये जो मिश्रण है उस ट्रे में लगा दें और उसे जमने दें, ठंडा होने दें। और ठंडा होने पर चांदी का जो वर्क है वो ऊपर लगाएं और फिर इसे चाहे मनचाहे आकार में काट लें, चाहे तो बर्फी के आकार में काटें, या अगर आप इसे कोई कार्टून, आजकल तो जो बच्चे होते हैं मिलते हैं बहुत सारे, सांचे में कार्टून के सांचे हैं या किसी अलग तरह के सांचे के आकार में काटना है आपको तो उस हिसाब से काट लें। बिल्कुल, बड़ा मजा आएगा ये तो खाने में। अब एक पालक भुजी की हम रेसिपी बताते हैं, और ये पालक भुजी सब्जी के रूप में तो आप खाएंगे, इसके अलावा और भी इसके क्या क्या उपयोग किस तरह से कर सकते हैं, उससे और कौन सी डिश एक बनाई जा सकती वो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले पालक भुजी कैसे बनानी है उसके लिए सामग्री चाहिए। पालक 300 ग्राम, टमाटर पेस्ट 2 बड़े चम्मच, बारीक कटा हुआ प्याज 2 मध्यम आकार के, बारीक कटी हरी मिर्च 2 छोटे चम्मच, अदरक का पेस्ट चाहिए 1 छोटा चम्मच, लहसुन पेस्ट आप आधा चम्मच
ले। हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, हींग चुटकी भर चाहिए, जीरा 1 छोटा चम्मच, साबुत लाल मिर्च 2 चाहिए, पीसी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के हिसाब से और थोड़ा सा तेल लें। यदि सामग्री में तो हम थोड़ा बहुत बदलाव या कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के हिसाब से। अब बनाने का तरीका वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो ये कि सबसे पहले पालक को साफ करके काट लें। अब कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालकर गर्म करें। इसमें हींग, जीरा, अदरक पेस्ट, लहसुन पेस्ट, कटा हुआ प्याज, टमाटर पेस्ट और साबुत लाल मिर्च डाल लें। कटा पालक डालकर मिलाएं और पालक मुलायम होने पर पीसी लाल मिर्च, हल्दी और नमक डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लें। तो ये पालक भुजी बिल्कुल आपकी तैयार है। इसको सब्जी के तौर पर खा सकते हैं, लेकिन ये केवल इतनी बन जाए तो इसके बाद इसका हम किस तरह से और थोड़ा उपयोग कर सकते हैं ये हम बाद में बताएंगे। पहले एक गाना सुन लेते हैं। मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए। मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। बदन मुखड़ा यूं दम के फूल बदन मुखड़ा यूं दम के, बादल में जूं बिजली चमके। गीत सुना के तू छम छम के, गीत सुना के तू छम छम के। ललचाए छुप जाए हाय हाय, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए। चंचल कजरारी आँखें ये चंचल कजरारी आँखें, ये चित चोर शिकारी आँखें। गई दिल तीर कटारी आँखें, गई दिल तीर कटारी आँखें। मुस्काए शर्माए झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए, इन कदमों पे किसका जिया ना झुक जाए। मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। आकांक्षा, ये जो गाना है ये कौन सी फिल्म का आप बताऊं तुमको? बिल्कुल बताइए, और मुझे ही नहीं सभी को बताइए। हाँ बिल्कुल, सभी को बताते। एक फूल चार कांटे इस फिल्म का गाना है। तो हमारा कहना ये कि फूल को संभाल के रखिए, उन 4 कांटों को निकाल करके फेंक दीजिए। देखो, अब हमने थोड़ी देर पहले पालक भुजी किस तरह से बनाई जाए वो तो हमने बताया। अब उसका और किस किस तरह से उपयोग हम कर सकते हैं ये भी थोड़ा बता देते हैं। इसके लिए इस तरह की पालक भुजी आप बना करके रख लें। और मूंग की जो दाल होती, बिना छिलके वाली दाल होती है,
उसे कम से कम 4-5 घंटे पानी में भिगो करके रख दें और उसके बाद उसका पेस्ट बना लें। और पेस्ट बनाते समय आप थोड़ी सा अदरक, लहसुन डाल सकते हैं, हरी मिर्ची डाल सकते हैं, धनिया डाल सकते हैं और उसके अंदर नमक मिला दें। तो इस तरह से पूरी वो जो पेस्ट है एक तैयार हो जाएगा। और अप्पम बनाने का एक तवा आता है जिसमें बहुत सारे खड्डे होते हैं, पता है ना तुमको? तो छोटे-छोटे, बहुत छोटे-छोटे। हाँ, तो उसमें वो जो मूंग की दाल का पेस्ट है वो डाल दे और उसके बीच में थोड़ा सा ये पालक की जो भुजी हमने बनाई है वो डाल दें और उसके अप्पम बना ले। तो वो जो अप्पम है वो भी बड़े टेस्टी बनेंगे। मूंग की दाल का टेस्ट आएगा और इसके अलावा उसके अंदर पालक का भी टेस्ट होगा। तो ये एक बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन होगा। इसके अलावा वो जो मूंग की दाल का पेस्ट है उसका आप तवे के ऊपर फैला करके एक चीला बना ले या डोसा बना ले और उसके ऊपर इस भुजी को थोड़ा सा आलू के मसाले की जगह पर इसको फैला दें। तो ये भी एक पालक का बहुत अच्छा एक डोसे के जैसा एक नाश्ते के लिए आपको तैयार हो जाएगा। और मंजू जी साथ ही साथ इसका ये जो पालक भुजिया आपने बताई ना, इसको पराठे में भरावन की तरह भर के भी छोटे-छोटे पराठे बनाए, ज्यादा बड़े ना बनाए ताकि बनेंगे भी नहीं क्योंकि गीली होती है, बेलने में तकलीफ होगी। छोटे-छोटे पराठे बनाकर अगर बच्चों को देंगी बड़े चाव से खाएंगे। हाँ, और एक बात बता दूं, पालक और कॉर्न का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। तो इस भुजी में आप थोड़े से जो कॉर्न आते हैं उसके उबले हुए दाने इसके अंदर डाल दें और चाहे तो थोड़ा सा चीज कस के इसके अंदर डाल दें और उसके बाद इस चीज को आप ब्रेड के अंदर फैला करके एक उसकी अच्छी सी सैंडविच बना करके अगर आप बच्चों को टिफिन में देंगी तो वो बहुत चाव से खाएंगे, बल्कि बड़े भी बड़े क्योंकि टेस्टी होता है तो वो भी खाना पसंद करेंगे। बताइए, व्यंजन एक था लेकिन उसके इस्तेमाल के तरीके इतने हो गए। हाँ, और अब तुम बताओ कि अब पालक का और तुम किस तरह से उपयोग करती हो? भाई क्रिस्पी पालक पत्ते बनाए जाएं। अच्छा, क्या बात है भाई, बड़े चाव से सभी लोग खाएंगे। हाँ। तो सामग्री नोट करें। बड़े आकार के पालक के पत्ते लगभग 8 से 10, बेसन 1 कप, चावल का आटा 2 बड़े चम्मच, मीठा सोडा 1/4 छोटा मतलब छोटा चम्मच, चुटकी भर। हाँ, चुटकी भर, या मीठा सोडा आप नहीं डालना चाहें तो भी ठीक है, चलेगा। और कुटी हुई लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, साथ ही साथ आमचूर पाउडर लगेगा आधा छोटा चम्मच, लाल पेठा चेरी 1 बड़ा चम्मच। ये आपको दुकान में पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। और अगर ये नहीं भी हो तो भी चल जाएगा, वो ऊपर मतलब बुरकाने के लिए रहती है, तो अगर वो आपके पास नहीं है तो भी चल जाएगा। और नमक स्वादानुसार, साथ ही साथ तेल तलने के लिए। बिल्कुल। अब बनाने का तरीका ये है कि पालक के पत्तों के जो डंठल है तोड़कर साफ कर लें, पेठा चेरी और तेल छोड़कर वो जो बाकी सारी जो सामग्री है उसे एक बर्तन में डालकर अच्छी तरह मिला लें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं। अब कढ़ाई में तेल गरम करें और पालक के जो पत्ते हैं, पत्तों के दोनों ओर बेसन का ये पेस्ट लगाकर धीमी आंच पर सुनहरा होने तक उथला तल लें। यानी आपको डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर अब तवे पे भी इसे बनाया जा सकता है। क्योंकि बड़े पत्ते हैं तो वो एक छोटे पराठे की तरह उतना बड़ा वो हो जाएगा और एक बार में 2-3 पत्ते एक साथ हम उसको सेक सकते हैं, है ना। और फिर ये बन गए। हाँ, तो क्रिस्पी पालक पत्ते चटनी, हरी चटनी के साथ परोसिए, पुदीने की चटनी के साथ परोसिए या फिर टमाटर की चटनी के साथ या सॉस के साथ ही परोस दीजिए। बिल्कुल, बहुत स्वादिष्ट लगेंगे ये कुरकुरे पत्ते। और पालक और बेसन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी एक बहुत स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन होता है और हमारी बातों के साथ जब गीतों का कॉम्बिनेशन जमता है तो वो भी बड़ा सुरीला लगता है। चलो एक गीत सुनते हैं। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए। मोहब्बत के नगमे तुम भी न गाना, क्यों? इसलिए कि भौरा तुम्हारी हसीना उड़ाए। बिखरा के जुल्फे चमन में न जाना, क्यों? इसलिए कि शर्मा न जाए फूलों के साए।
कि भंवरे को पहचान क्या। ये कलियों से पूछो हमें क्या पता, मोहब्बत की भंवरे को पहचान क्या। ये कलियों से पूछो हमें क्या पता, हर जाए होगा हम तो नहीं हैं कहीं सीख देना न इसकी अदा। जुबां पर कभी बात ऐसी न लाना, क्यों? इसलिए कि दुनिया से रस्में वफा मिट न जाए। मोहब्बत के नगमे तुम भी न गाना, क्यों? इसलिए कि भंवरा तुम्हारे हसीना उड़ाए। कहो साथ दोगे कहाँ तक मेरा, वहाँ तक जहाँ आसमां झुक रहा। कहो साथ दोगे कहाँ तक मेरा, वहाँ तक जहाँ आसमां झुक रहा। बोलो चलोगी जो तुम ले चलोगे, कहीं राह में हो न जाना जुदा। नजराना फिल्म का ये गीत हमने सुना आकांक्षा, और सखी सहेली कार्यक्रम के रूप में कुछ और ऐसे नजराने हम लेकर उपस्थित होते रहेंगे, तो आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। इजाजत दीजिए आप सभी को। मंजू द्विवेदी और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली।